हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार पुलिस तथा बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, अतः आप इसे ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें। याद करने का पूरा प्रयास करें। हो सकता है कुछ प्रश्न इन्हीं में से रिपीट हो जाए। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो रबर के वल्केनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा सल्फर। अगला देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न देखिए, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया जो बीमारी है ना, वो मानव के किस अंग में होता है। तो आँख में डिप्लोपिया, मायोपिया है ना, थोड़ा सा देखिए मैच कर रहा है, आँख से रिलेटेड ये बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। स्याही बनाने में फ्यूमेरिक अम्ल काम में लाया जाता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है, आते हैं जीके के नेक्स्ट प्रश्न पे। इंग्लिश के प्रश्न ये सभी देखिए, इसे स्किप करते हैं। और जीके का अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। देखिए, कहता है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अभिकेंद्री बल। प्रश्न को एक बार और समझेंगे। कहता है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्री बल। ऑप्शन बी होगा, अभिकेंद्री बल। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो 10 वर्ष। ठीक ना, जो है ना 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 13 नंबर प्रश्न, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। ये फास्फोरस है। अगला प्रश्न देखिए, पानी जो है ना बर्फ़ पर इसीलिए तैरती है, अच्छा बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जो है पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समुद्र में, देखिए 15 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। कहता है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो सोनार। ठीक है, सोनार का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ। तो बेगूसराय में। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित है, उपरोक्त किनकी उक्ति है। तो ये हिंदी के प्रश्न है, हिंदी के भी प्रश्नों को हम स्किप करते चलेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर सुमित्रा नंदन पंत होगा। चलिए सिर्फ जीके के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि जीके का वेटेज जो है एग्जाम में ज़्यादा रहता है, तो हम जीके के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा सारे प्रश्नों को स्किप करते हुए चलेंगे, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीके का अपना अगला प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यंग गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग गुणांक। अगला देखिए, एक लोलक आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 ए। आयाम ए है तो इसका जो है
पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी 4a हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं लोलक की लंबाई l के बीच ग्राफ होता है। तो ऑप्शन डी परवलय, ठीक ना। सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं लोलक की लंबाई l के बीच ग्राफ परवलय होता है। अगला प्रश्न कहता है कि सुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था। सुक्तगीन जो है अल्पतगीन का गुलाम था। ऑप्शन सी होगा अल्पतगीन। चलिए अपने अगले प्रश्न पे 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है तो कितना, 2 सेकंड, ठीक ना। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल जो है लगभग 2 सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखिए दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये तो जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है, तो क्या है, तो इसका अदिश राशि, ठीक ना, ऑप्शन बी, ठीक है। कार्य जो है क्या होगा, अदिश राशि। अगला देखिए निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। तो इसमें हो जाएगा बैरम खां, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बैरम खां जो है नवरत्न में शामिल नहीं थे। बाकी रामतनु पांडे, हकीम हुकाम, महेश दास का ही बीरबल नाम था, तो ये तीनों थे लेकिन बैरम खां नहीं। अगला प्रश्न देखिए कहता व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई या की गई। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1900 सॉरी भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन बी होगा जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। ये दोनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखेंगे दोनों प्रश्नों को। 29 नंबर पहले प्रश्न देखिए क्या कहता है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई। तो 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक ना, ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। और अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, 1838 में, उसका नाम क्या है। तो है आपका जमींदारी एसोसिएशन। अगला प्रश्न चलिए, ये देखिए मैथ्स के प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को स्किप करेंगे और आएंगे अपने जीके के नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 41 नंबर प्रश्न कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये आपका मानवाधिकारों की रक्षा में काम करती है। ऑप्शन डी होगा मानवाधिकारों की रक्षा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था। सहकारी संघवाद, तो ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था। तो ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न कहता है दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी श्री सातकर्णी प्रथम, श्री सातकर्णी प्रथम। दक्षिणापथपति की जो पदवी पहले किसने ग्रहण की, तो श्री सातकर्णी प्रथम। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। तो वासुदेव, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन डी होगा चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसका निर्माण किया था चामुंड राय ने। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर कहता है निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है। जयप्रकाश नारायण से नहीं है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
ठीक है। चौखंबा राज्य, बाकी ये सभी विचार जो हैं उनसे मैच करते हैं। जयप्रकाश नारायण से समाजवाद, समग्र क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र, लेकिन चौखंबा राज्य नहीं। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, कहता है निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थाई समिति नहीं है? अस्थाई नहीं यानी अस्थाई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। बाकी ये सभी अस्थाई हैं। कौन कौन? लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम, ये तीनों अस्थाई। सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? कच्छ की खाड़ी के रास्ते? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। ठीक है, जो सामान्य रास्ता था उसे किसने रोक रखा था? तो भोज परमार ने, इसलिए जो है वो कच्छ की खाड़ी के रास्ते से गया था। कौन? सोमनाथ को जीतकर महमूद। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 49 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 49 नंबर प्रश्न की मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? तो ये केरला में हुआ था, तो मालाबार हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, मालाबार। ठीक है, याद रखिएगा मालाबार। मोपला विद्रोह केरला में 1921 में। अगला देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है कि शिमला समझौता 1972 पर किनके हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता 1972 पर किनके हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो। इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन डी, ठीक ना, इन सारे जगहों पे। देखिए तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, उड़ीसा में भी, इन सारे जगहों पे क्या पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। अगला प्रश्न चलते हैं सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खादर कहते हैं, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? बाघ परियोजना 1973 में आरंभ की गई थी, 1973। अगला देखिए, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है वो हो जाएगा 55 के से सिंहभूम में। भारत में यूरेनियम सिंहभूम में पाया जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कहता है कि दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? दक्षिण की ओर जाना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। पहले एक हो जाएगा महादेव पहाड़ी सबसे ऊपर में, ठीक ना, उसके बाद में सह्याद्री, उसके बाद में सतपुड़ा। तो दक्षिण और ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न का, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना वो है आपका महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसकी राजधानी है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यहीं मुंबई में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। यूपी के बाद महाराष्ट्र। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा तो बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तो वो है आपका तमिलनाडु। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है? 8, 9, 10। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, अंडमान निकोबार को अलग करता है कौन सा? तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, कहता है अगला प्रश्न कि 59 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो उसे सांगपो कहते हैं, ऑप्शन डी, सांगपो के नाम से। अगला प्रश्न है कि इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है?
पंचायत समिति का अंग कौन है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डी होगा, प्रमुख। प्रमुख जो है ना ये पंचायत समिति का अंग है, ऑप्शन डी। अगर देखिए किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको कहेंगे ऑप्शन सी, हित समूह। ठीक ना, हित समूह हो जाएगा। किसी भी वर्ग या समूह के हित को बढ़ावा देने के लिए संगठन के जो नाम है उसको हित समूह कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न देखिए। 62 नंबर प्रश्न कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है ये बताना है। तो बेरुबारी मुकदमा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सॉरी हाँ बेरुबारी मुकदमा हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरुबारी मुकदमा में जो है कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक ना, ये 1960 में मुकदमा, 1960 में, जबकि 1973 में जो है ये केशवानंद भारती मुकदमा हुआ था जो कि ऑप्शन सी में है। इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला प्रश्न देखिए, 63 नंबर प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राजकाज की भाषा है वो क्या है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो 1945 में, लेकिन 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं कब? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। हाउ टू अवॉइड आ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिए, बिल गेट्स। पुस्तक का नाम क्या है? कि हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक बिल गेट्स। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, तो ये तो भैया सही है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना 1949 में, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना 1935 में, ये यहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यही। अच्छा, अगला प्रश्न आगे देखिए क्या ऑप्शन है, ये तो सही था। ये देखिए, आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक, ये भी सही है। आरबीआई का स्थापना 1935 में, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है गुलाब, गुलाब, रोज। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी और जीआईसी, आर आईडीबीआई, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, जीआईसी, आरडीबीआई। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा, जिसका 2525 हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525, याद रखिए। अगला देखिए, सीएओ का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। सीएओ का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 56 एओ। 56 अपना ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो 10H2O हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसका क्या मतलब है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिक्योरिटी में व्यापार करना, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? तो मसाला बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं।
74 नंबर प्रश्न देखिए आप, कहता है ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। ग्रैंड स्लैम जो शब्द है वो टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस। अगला देखिए, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा माने हो जाता है, कैसा पड़ जाता है? स्टार्च में जब आयोडीन डालेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नीला। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हिंदी का, उसे स्किप करते हैं और आएंगे अपने जीके के अगले प्रश्न पे, जो कि देखिए यहाँ पर है 80 नंबर प्रश्न। कहता है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो तुर्की की जो मदद की थी ना भारत सरकार, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त के नाम से जो है यह जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? सबसे अधिक संवेग अल्फा कण का, ऑप्शन डी होगा, अल्फा कण का संवेग सबसे अधिक। अगला देखिए, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम और निकल से। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? क्रोमियम और निकल से। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन का जो प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? 84 के, ऑप्शन सी होगा, प्रशीतक के रूप में। फ्रियोन का प्रयोग जो है किस रूप में होता है? प्रशीतक के रूप में, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केचुआ। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? केचुआ के द्वारा। कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? तो वलय कृमि यानी रिंग वर्म। ये जो वलय कृमि यानी रिंग वर्म है, ये फंगस द्वारा यानी कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, मेलानिन, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 5 प्रश्न और है, 5-6 प्रश्न। देखिए, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, विनिमय दर ना। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है? तो मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक अधिकारी यानी अर्थात केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न देखिए, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं वित्त मंत्री। बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री पेश करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बजट जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। बजट को सबसे पहले पेश किया था ब्रिटेन के प्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट वॉलपोल ने, ठीक ना। कब? तो 1773 में। भारत में जो बजट सबसे पहले पेश किए थे वो कौन किए थे, या आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 91 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? तो 1969 में। ऑप्शन ए होगा इसका, सी होगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। 92 नंबर प्रश्न देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई? इटली। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 94 नंबर, निम्न में से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 52वां जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन बी, आशा परेख को, ठीक ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था कब? तो 1969 में, याद रखिए 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं
और ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न। डॉक्टर साहब जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी 70 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में, लातूर। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, लातूर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इंफॉर्मेटिव वीडियो की वो जल्द से जल्द पहुँचे। तो इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।